हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी थी। तो उस इक्वेशन में अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। और जेई वाले इस चीज को इक्वेशन को याद रखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, उसमें ऑपरेटर्स की वैल्यूज क्या है और इन शॉर्ट में हम उस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है। अब देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है वो तो हमने देख लिया, जो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को स्टार्ट किया था। अब वो मॉडल क्या चीज हमें बताता है, उसने क्या बताया हमें स्ट्रक्चर के बारे में, क्या कहा उसने कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी हेल्प से ही हमने ये सारी चीजों को बनाया है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। कैसे बना इतनी डीप में जाने की हमारी जरूरत नहीं है, बस जितनी बात हमारे लिए अभी फिलहाल जाननी जरूरी है हम उतना उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जो इसने बताया हमें, सबसे नई चीज जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर लगी वो ये थी, एक वहां पर हमने इस तरीके का त्रिशूल देखा था, जिसे हमने क्या बोला था, साई बोला था। ठीक है। और इस साई को हमने बताया था कि ये क्या है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है। अब इस एम्पलीट्यूड का क्या काम है, देखो इस साई की कोई ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने के बारे में। ठीक है। उसका अगर स्ट्रक्चर देखना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी है तो वहां पर इसकी कुछ ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। बट अगर इस साई का आप स्क्वायर कर देते हो, साई स्क्वायर जो होता है ये आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साई स्क्वायर से ही सारी चीजें लिंक्ड हैं। साई स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये क्या होती है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो साई स्क्वायर जो होता है, साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको बताती है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो मतलब वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो इसी साई स्क्वायर के ऊपर ही बेस्ड है हमारा ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इसकी वैल्यू पे ही हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी। ठीक है। बात समझ में आ गई, ये साई स्क्वायर क्या चीज है। अब उसके बाद जब ऑब्जर्व किया गया एटम के स्ट्रक्चर को, वहां पर हमने जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जाननी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर मिलता है। ठीक है। तो देखो बोर ने तो बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है। ठीक है। एक ही पाथ पर वो बार बार घूम रहा है। ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ऐसी चीज नहीं बोली गई। वो क्या बोलता है, देखो कि जो आपका सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास है इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बोला, न्यूक्लियस के आसपास है इलेक्ट्रॉन, बट कहां है वो मुझे नहीं पता। वो क्या किस चीज के साथ डील करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मेन फोकस करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि कहां पर मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहता। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखी गई तो हमने क्या किया, एक बार ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दोबारा ऑब्जर्व किया तो इलेक्ट्रॉन मिला थी यहां पर, दोबारा ऑब्जर्व किया तो यहां मिला। ऐसी बारी बारी हमने इलेक्ट्रॉन को जब ऑब्जर्व किया तो बारी बारी डिफरेंट जगह पर इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है। तो वो डिफरेंट जगह कुछ इस तरीके से थी। बहुत बार हमने इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश की तो हर बार डिफरेंट जगह पर मिला हमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कभी कहां पर मिल रहा है, कभी कहां पर मिल रहा है, कभी कहां पर मिल रहा है, कभी कहां पर मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, बार बार इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करी तो इलेक्ट्रॉन कभी हमें कहीं पर मिल रहा है, कभी कहीं पर मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के बाद हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस के आसपास सबसे ज्यादा है। यानी कि यहां पर जो है ये न्यूक्लियस के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है,
जैसे जैसे इससे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इसके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बहुत सारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने के बाद ज्यादातर टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इस न्यूक्लियस के आसपास मिला। आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं थोड़ा ये लाइट होता चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बार मिला है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम बार मिला है। ठीक है, एक तो ये चीज हुई। दूसरा, इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक भी बार नहीं मिला है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कतई प्रेजेंट नहीं है, वो उसके बाहर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के आसपास है बट उसके अंदर नहीं है, या उससे चिपका हुआ नहीं है, उससे थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखने को मिलता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन का बादल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं हम इसे। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा कि अभी हमने देखा, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। ये एक अब नई टर्म आ गई। अभी तक हमने बात की थी ऑर्बिट के बारे में, सर्कुलर पाथ के बारे में। ऑर्बिट से ऑर्बिटल अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, ऑर्बिट जो था, जो बोर ने बोला था, वो क्या था, एक सर्कुलर पाथ है, वहीं पर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव तो करता है, सर्कुलर पाथ में करे या ना करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्फेरिकल पाथ में कर सकता है, या अपनी जगह को, उसका जो पाथ है उसको वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है, यानी कहीं पर भी मिल सकता है। और उसकी जो ऑर्बिटल है उसकी एक जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक शेप हो, जैसे कि ऑर्बिट जो थी उसका तो बोर ने बोल दिया कि सर्कुलर पाथ होता है, बट जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल कई सारी टाइप्स के हो सकते हैं और उनकी शेप्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एस ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं और उन सभी की जो शेप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। और वो जो शेप्स होती हैं वो हम किस बेसिस के ऊपर बनाते हैं, जिस तरीके का उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है उसी के बेस ही हम उसकी शेप को डिसाइड करते हैं। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा होगी, जैसे इसका अगर मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया तो ये मैं आपको बता दूं, ये एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। एस ऑर्बिटल के अंदर अगर आप देखते हो इलेक्ट्रॉन को तो वो उसके जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से यहीं पर देखने को मिलती है। तो स्फेरिकल सी शेप बन गई, तो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। इसी तरीके से पी का अगर हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में, पी की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको अगर हम आउटलाइन बना लेंगे उसकी, तो वो एक डंबल शेप में बन जाएगा, देखेंगे आगे हम उसको। बट अभी के लिए आप ऑर्बिटल समझिए। ऑर्बिटल क्या चीज है, ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी ऑर्बिट। ऑर्बिट अलग चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑर्बिटल। अब यहाँ पे आपको ये समझना था कि ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ऑर्बिटल, इनको थोड़ा थोड़ा हम लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। और ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल भी कुछ यही चीज होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा होती है। और ऑर्बिटल की कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, हर मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स हैं आपके पास और हर ऑर्बिटल की शेप जो है वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होगा या डबल शेप होगा, कौन सा ऑर्बिटल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आगे आगे इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ऑर्बिटल क्या है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होगा। है बिल्कुल सिंपल ही बट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्वांटम नंबर्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्वांटम नंबर्स को कि हमारे क्वांटम नंबर्स होते क्या है। देखो, क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आप इसको कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है आपको क्वांटम नंबर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, ये बताएगा हमें क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर हमें अपना एड्रेस बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। फतेहाबाद की अगर बात करें, हम फतेहाबाद में रहते हैं या आप रतिया में रहते हो या जहां भी रहते हो, अगर हमें एड्रेस बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले मतलब अगर आप किसी फॉरेनर के आगे अपना एड्रेस बता रहे हो तो कैसे बताओगे कि सबसे पहले तो आपकी कंट्री क्या है, कौन सी कंट्री में रहते हो, या उससे भी पहले आप ये बता सकते हो कि मैं कौन से कॉन्टिनेंट में रहता हूँ। हमारा जो इंडिया है वो एशिया में पड़ता है, ठीक है, तो एशियन कॉन्टिनेंट के हैं हम। उसके बाद कौन सी कंट्री है, इंडिया। उसके बाद स्टेट कौन सी है, हरियाणा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फतेहाबाद। ठीक है, उसके बाद आप किस मोहल्ले में रहते हो या कौन सा आपका एग्जैक्ट एड्रेस है। जैसे मैं जगजीवनपुरा में रहता हूँ तो मेरा जगजीवनपुरा हो गया, फतेहाबाद में मैं जगजीवनपुरा में रहता हूँ। अब जगजीवनपुरा में बहुत सारे घर है, कौन सी गली में रहता हूँ, गली नंबर 5 में रहता हूँ। ठीक है, और गली नंबर 5 में कौन सा हाउस नंबर है, जैसे मेरा हाउस नंबर 304 है। तो मेरा कंप्लीट एड्रेस क्या हो गया, कि सबसे पहले तो मैं एशिया में रहता हूँ, उसके बाद मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के मैं हरियाणा स्टेट में रहता हूँ, उसके बाद मैं फतेहाबाद जिले में रहता हूँ, उसके बाद फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में रहता हूँ, उसके बाद गली नंबर 5 में रहता हूँ, गली नंबर 5 में ये मेरा मकान नंबर है 304। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट एड्रेस बताते हो। हम अपना खुद का कंप्लीट एड्रेस इस तरीके से बताते हैं। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देखने निकलोगे तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो क्वांटम नंबर हमें बताते हैं। क्वांटम नंबर क्या है, ये 4 ऐसे नंबर हैं। जैसे हमने जो है पहले एशिया बताया, फिर इंडिया बताया, फिर हरियाणा बताया, फिर फतेहाबाद बताया, उसी तरीके से क्वांटम नंबर जो है 4 ऐसे नंबर हैं जो हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आपको बताएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे हम तो एक घर में रहते हैं, घर के अंदर पूरी फैमिली का एड्रेस तो सेम ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है चाहे कितने ही पास पास प्रेजेंट क्यों ना हो, बट उनका जो क्वांटम नंबर्स का सेट है, चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। ये जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं कि हर एक का अलग अलग है, हर एक का स्पेसिफिक है, 2 का कभी भी मैच नहीं करता, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, चारों के चारों कभी भी सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? क्वांटम नंबर्स आर दी set of 4 numbers which tell us about the exact location of the electron, or you can say the address of electron. In short you can write कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हमें क्या करते हैं, एड्रेस के बारे में बताते हैं। किसका एड्रेस? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। तो हमने बोला आर सेट ऑफ 4 नंबर्स। अब ये 4 नंबर हैं, 4 नंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला नंबर जो है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे पहला जो है हमने क्वांटम नंबर जो कैलकुलेट करना है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो, इन सभी की डेफिनेशंस को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है, इस चीज को समझना जरूरी है कि सबसे पहले जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस बारे में बताता है और क्या चीज है। देखो, सबसे पहली चीज जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, हर किसी का सिंबल आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि n बताओ इसका क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये आपको किस बारे में बताएगा? ये आपको बताएगा ऑर्बिट के बारे में, कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, जो चीज बोहर ने बताई थी। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज, जैसे हमने बोला था कि सबसे पहले हमारा कॉन्टिनेंट क्या है, हम कहां रहते हैं, एशिया में रहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की सबसे पहली चीज क्या बताई जाती है, उसका ऑर्बिट, कि कौन से ऑर्बिट के अंदर वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का ये नंबर हम कैसे बताएंगे, देखो जैसे कि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और ये इसके बाद चौथा ऑर्बिट, एंड सो ऑन, आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि बोर ने हमें बता ही दिया था कि जो पहला ऑर्बिट है उसको हम के से या 1 से डिनोट कर सकते हैं, दूसरे को एल से या 2 से, तीसरे को एम या 2 से, और चौथे को एन या 4 से। ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं उस। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कुछ इसी तरीके से ही है कि कौन से ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर वो सेकंड के अंदर प्रेजेंट है, सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और अगर थर्ड में प्रेजेंट है तो 3, फोर्थ में प्रेजेंट है तो 4। यानी कि एन जो है, एन एक होल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी कि कौन से ऑर्बिट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 1। अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 2। और अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 3 एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है ये आपको किस बारे में बताएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम पहली बात तो एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करेंगे। और दूसरी चीज जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको किस बारे में बताता है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको बताया ऑर्बिट या जिसे हम शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल के बारे में बताया। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है ये आपको बताता है किसके बारे में, सब शेल के बारे में। यानी कि शेल को आगे डिवाइड कर दिया है। जैसे हमने बोला था कि हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। एशिया में आगे बहुत सारी कंट्रीज हैं, भाई कौन सी कंट्री में रहते हो, एड्रेस बताना है तो कंट्री बतानी पड़ेगी। तो हम इंडिया में रहते हैं तो हमने बताया कि हम एशिया के इंडिया में रहते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस बताना है तो ये तो बता दिया कि कौन से ऑर्बिट में या कौन सी शेल में है। अब उस शेल के अंदर कहां पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन वो भी बताना पड़ेगा। तो जो ये शेल होती है इसको भी आप आगे सब डिवाइड कर सकते हो। शेल को जब आगे सब डिवाइड किया जाता है तो वो किसमें करते हैं हम, सब शेल के अंदर। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो आपको सब शेल के बारे में ही बताता है। ठीक है, इसको हम पहली चीज तो एल से डिनोट करते हैं। अब जो है इसको किस सब शेल को क्या नंबर दिया जाता है वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हर शेल की सब शेल जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगर मैं पहली शेल की बात करूं, पहली शेल के अंदर सब शेल कितनी होती है, पहले तो ये कैलकुलेट करना है। पहली शेल के अंदर सब शेल कितनी होती है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है 0 to n-1। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, 0 to n-1। यानी कि n क्या हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं, n अगर 1 के इक्वल है, इफ n इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल की अगर मेरे को सब शेल देखनी है कि कितनी सब शेल है, क्या है बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इन शेल को आगे डिवाइड कर रहे हो। जैसे एशिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, इंडिया है, चाइना है, थाईलैंड है, आगे आगे हम डिवाइड करते हैं। वैसे ही इस शेल को देखेंगे, इस शेल को आगे आप किस चीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो, सेकंड शेल को किस में डिवाइड कर सकते हो, थर्ड को किस में कर सकते हो, फोर्थ को किस में कर सकते हो, वो देखना है।
ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, इफ n इज इक्वल टू 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? 0 टू n माइनस 1, ठीक है, यानी 0 से लेकर के n माइनस 1 के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे, देखो हम करके देखते हैं, अभी पता लग जाएगा। n को अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 0 टू 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बीच में तो कुछ आता नहीं भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया? 0। अगर किसी का एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 आता है, अगर किसी का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आता है? सिर्फ 0 आता है, तो उसकी जो सबशेल होगी, उसको सबशेल को हम किससे डिनोट करते हैं? s। ठीक है, यानी कि जो आपका पहला ऑर्बिट या पहली जो शेल है, उसकी जो सबशेल होती है, उस सबशेल को हम किससे लिखते हैं? s से लिखते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको कि जो पहली शेल है उसकी जो सबशेल होती है वो सिर्फ एक ही है, और वो एक कौन सी होती है? s होती है। ठीक है, आइए बात करें अगर सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट के बारे में बात करें। इफ n इज इक्वल्स टू 2, अगर n 2 है, ठीक है, n 2 है तो यहां पर n की वैल्यू को 2 कर दीजिए। 0 टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। यहां पर जो है दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक 0 और एक आ गई 1। ठीक है, अगर l की वैल्यू होती है 0, अगर l की वैल्यू होती है 0, तो अभी हमने देखा l की वैल्यू 0 है तो उसकी सबशेल का नाम क्या होता है? s। तो l की वैल्यू 0 है तो उसको हम s से डिनोट करते हैं, और अगर l की वैल्यू 1 है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? p से डिनोट करेंगे, p भी छोटे वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि पहले तो आपको क्या करना है कि सबशेल देखनी है कि है कितनी, सबशेल कितनी है ये कैसे देखोगे? उसके लिए फॉर्मूला आपके पास 0 टू n माइनस 1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर फर्स्ट शेल के लिए देखना है तो n को 1 कर दोगे, तो वैल्यू क्या आ रही है? सिर्फ एक अकेली 0। अगर 0 आती है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? s से। और अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए या सेकेंड शेल के लिए देखते हैं तो n की वैल्यू को मैंने यहां पर 2 रख दिया। n की वैल्यू 2 रखने के बाद मेरे पास दो वैल्यूज आई, एक 0 और एक 1। और जब l की वैल्यू 0 होती है तो जो है आपका l की वैल्यू जब 0 होती है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? s से। और l की वैल्यू जब 1 होती है तो उसको किससे डिनोट करते हैं? p से। ठीक है, तो यानी कि ये जो सेकंड ऑर्बिट है हमारा, सेकंड ऑर्बिट को आगे हम दो में डिवाइड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका s में भी हो सकता है और p में भी हो सकता है। अब देखो यहां पर मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं कि जो आपका पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट को आपने किसी में भी डिवाइड नहीं किया है, जैसे यहां पर एक सिंगल लाइन जा रही थी, बस यही सबशेल है और कुछ नहीं है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड जो है l या सेकंड 2 से, जिसका हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लिखा है, उसको आगे हम 2 में डिवाइड कर लेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो यहां पर ये लाइन जा रही है इसके साथ साथ बिल्कुल साथ साथ एक और चीज भी घूम रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मान लिया s है तो ये आपकी p है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ये आपकी सेकंड शेल है उसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया, किस किस में? s में और p में। बोलो बात समझ में आ गई कि सिर्फ यहां पर शेल नहीं है, शेल को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां पर पहली जो थी, पहली में तो सिर्फ एक ही है, दूसरे को हमने 2 में डिवाइड कर दिया s और p में, और इसी को क्या बोलते हैं हम? सबशेल, जो कि हम किससे कैलकुलेट करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आइए थर्ड के लिए देखते हैं, अगर आपका n जो है वो 3 के इक्वल है तब कितनी सबशेल्स बनेगी? इफ n इज इक्वल टू 3, यानी कि थर्ड शेल के लिए अगर मेरे को सबशेल देखनी है कितनी होती है, तो फॉर्मूला जैसे कि भी आपको बताया, फॉर्मूला क्या है? 0 टू n माइनस 1। n क्या है? 3, तो 0 टू क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 2, यानी कि क्या क्या वैल्यूज बनी? 0 1 एंड 2, 3 वैल्यूज आ गई। यानी कि जो थर्ड शेल है आपके पास उसकी सबशेल कितनी है? 3 है। ठीक है, जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इफ l इज इक्वल टू 0, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? s। l जो है 1 के इक्वल है तो उसके लिए क्या लिखते हो? p। l अगर 2 के इक्वल होता है तो उसके लिए लिखते हैं हम d। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो l 0 है, पहली चीज तो हमें ये पता लगी कि जो थर्ड शेल है आपकी, थर्ड शेल है ये वाली, ये थर्ड शेल जो है इसकी अगर सबशेल देखें तो सबशेल टोटल कितनी बनती है? 1 2
3, यानी कि जितनी वैल्यूज आएंगी इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की उतनी उसकी सबशेल होंगी। और उन सबशेल्स को अगर L 0 है, 0 के लिए हम S लिखते हैं, आपने देख ही लिया। L अगर 1 है तो उसको P लिखते हैं, ठीक है। और L की वैल्यू अगर 2 है तो उसको हम D से डिनोट करते हैं। यानी कि जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल को आप आगे 3 में डिवाइड कर सकते हो। एक को हमने क्या बोला S, दूसरे को बोला P, तीसरे को बोलेंगे D, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर होगी कि जो फर्स्ट शेल है उसकी कोई सब शेल नहीं है, सिर्फ एक ही सब शेल है, ठीक है। और सेकंड शेल की अगर बात करें तो उसकी 2 सब शेल होती हैं, थर्ड की बात करें तो उसकी 3 सब शेल होती हैं। और अगर फोर्थ की बात करेंगे, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के इक्वल है, n इज इक्वल टू 4, तो यहां पर आपको अगर कैलकुलेट करनी है कि नंबर ऑफ सबशेल कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ सबशेल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो हर जगह यूज कर रहे हैं वो क्या है, 0 to n-1। तो 0 to n-1, 4 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज आ गई, 0 1 2 3 आ गई, ठीक है। कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 4 आ गई है, ठीक है। तो जो आपका फोर्थ शेल है, फोर्थ ऑर्बिट है, उसकी सबशेल्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 होंगी, ठीक है। और L की वैल्यू अगर 0 है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो S, L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए क्या लिखते हो P, L की वैल्यू अगर 2 है तो उसके लिए क्या लिखते हो D, और अगर L की वैल्यू 3 होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं F, ठीक है। तो जो आपका फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट को आप 4 के अंदर डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी, एक S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा F। इसी तरीके से आगे चलेगा। वैसे आपके लिए इतना इनफ है फोर्थ ऑर्बिट तक, इससे ज्यादा आपको नहीं आने वाला। और ना, क्योंकि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, वो इसी में ही कंप्लीट हो जाते हैं, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमने देख लिया। अब एक चीज और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए उसके लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपका फर्स्ट शेल था उसकी कोई भी सब शेल नहीं थी, ठीक है। सिर्फ एक ही थी जिसको हमने एस से लिखा था, ठीक है। दूसरी जो शेल है उसको आगे हमने 2 में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। 2 में डिवाइड किया था, किसमें, एस में और पी में। थर्ड जो है, थर्ड को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, एस में, पी में और डी में। फोर्थ को 3 में किया, फोर्थ को 4 में किया, एस पी डी और एफ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको बोल देगा, आपको लिख के देगा, जैसे लिख दिया 3D, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा बताओ यहां पर जो है n की और l की क्या वैल्यू है। n जो होता है, n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो जो भी इंटीजर लिखा होगा वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू उसके लिए क्या है, 3 है। और d जो है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है। अगर L की वैल्यू 0 होती है तो उसे हम, मतलब अगर S है, कहीं पर S लगा है तो S के लिए L क्या होता है 0, P के लिए L क्या होता है 1, D के लिए L क्या होता है 2, F के लिए L क्या होता है 3। इसको एज इट इज याद रखना है। तो D लिखा है, D के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो मतलब वहां पर जो आपकी सबशेल होगी वो कौन सी होगी, D, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि अगर कहीं पर S लिखा है तो उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा 0, अगर P लिखा है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा 1, अगर D लिखा है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा 2, अगर F लिखा है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा 3। और अगर हमें नंबर ऑफ सबशेल कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ सबशेल के लिए फॉर्मूला ये रहा आपके पास 0 to n-1, कि किस शेल की कितनी सबशेल है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। जितनी वैल्यूज आएंगी उतनी उसकी सबशेल होंगी, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वांटम नंबर को इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से इसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है आपका, उसको हम देखते हैं।
नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर जो है वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम। दो हमने पढ़ लिए अभी तक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पहली बात तो हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको किसके बारे में बताएगा वो देखिए। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने किस बारे में बताया? ऑर्बिट के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने किस बारे में बताया? सब शेल के बारे में। या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी आप शेल लिख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने किसके बारे में बताया? शेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने किसके बारे में बताया? सब शेल के बारे में। यानी कि शेल को आगे हमने डिवाइड कर दिया किसमें? सब शेल में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये क्या करेगा? वो सब शेल को भी आगे डिवाइड कर देगा। सब शेल को आगे किसमें डिवाइड किया जाता है? ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। जो शेल होती है, शेल को हम 0 1 2 3 उससे डिनोट कर रहे थे, और जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर था उसको हमने SPDF से डिनोट किया। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखते हैं किससे हम डिनोट करते हैं। देखो पहली चीज m से डिनोट किया और ये बताएगा किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि किस सबशेल के कितने ऑर्बिट होते हैं। सबसे पहले तो हमने 4 सबशेल पढ़ी, कौन कौन सी? एक S, दूसरी पढ़ी P, तीसरी पढ़ी D और चौथी पढ़ी F। क्लियर हो गया ना? 4 सबशेल हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी हैं? S, P, D और F। और इसके लिए हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी देखी है। S के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0। P के लिए क्या होता है? 1। D के लिए क्या होता है? 2 और F के लिए क्या होता है? 3। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि ऑर्बिटल कितने हैं, अब इस S को आगे डिवाइड करना है। पहले क्या किया था? शेल को डिवाइड किया था, शेल को आगे इन सब शेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इन सब शेल्स को आगे डिवाइड करेंगे किसमें? ऑर्बिटल्स के अंदर। अब देखेंगे कि S के कितने ऑर्बिटल हैं, P के कितने ऑर्बिटल हैं, D के कितने हैं और F के कितने हैं, और किसके कितने ऑर्बिटल्स हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है। यानी कि आपको ये बताना है कि किस सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल सा, -L2 + L, -L2 + L। यानी कि अगर आपको S सबशेल के देखने की ऑर्बिटल्स कितने हैं तो आप क्या करोगे? S के लिए एजीमुथल क्वांटम वैल्यू क्या है? 0। तो -02 + 0 क्या आया? सिर्फ 0। यानी कि इस सबशेल का कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा और वो उसे भी आप S ही बोलोगे। यानी कि हमने एक चीज देख ली कि जो पहली ऑर्बिट है, यानी कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो पहली शेल है, इसकी कोई सबशेल नहीं है, इसका कोई ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ हम S से ही डिनोट करते हैं। यानी कि जो 1s है इसको आगे किसी भी चीज में डिवाइड नहीं किया जा सकता। 1s का एक ही ऑर्बिटल है, उसको आगे डिवाइड आप नहीं करोगे, ठीक है। सेकंड बात करें अगर इस P की, P के लिए जो L की वैल्यू है वो क्या है? 1 है। इफ L = 1 तो वहां पर अगर मैं ये -L2 + L ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो -1 2 + 1 बीच में क्या आ गया? एक आया 0। तो यहां पर 3 वैल्यूज आ गई हैं। हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख रहे हैं कितने हैं। तो L जो है, L अगर 1 के इक्वल था, यानी कि L 1 के इक्वल कब होता है? जब आपका जो सबशेल है वो कौन सी है? P है। P सबशेल को आगे हम किसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं? P सबशेल को आगे हम 3 में डिवाइड करेंगे। यानी कि अब यहां पर जितनी वैल्यूज आई हैं, 3 वैल्यूज आई है ना, एक -1 एक 0 और एक +1, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आई हैं तो इस P सबशेल को आगे 3 में डिवाइड किया जाएगा। P को जो है आगे हम 3 में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी Px, एक होती है Py, एक होती है Pz।
बात समझ में आ गई कि 3 वैल्यूज आई, इसीलिए p को आगे हमने 3 के अंदर डिवाइड कर दिया। जो +1 वैल्यू होती है वो होती है आपकी px के लिए, -1 वैल्यू होती है py के लिए, और pz के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। ठीक है, यानी कि अगर आपको कहीं पर बोले कि भाई px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है +1। ठीक है, अगर आपको बोले कि py है कहीं पर, तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है -1। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया, कहीं पर आपको लिखा दिया 4py, आपसे पूछ रहा बताइए n, l और m इन तीनों की वैल्यूज बताइए। तो कैसे बताओगे? सबसे पहले तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो क्या होता है आपका इंटीजर। n किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल। नेक्स्ट बात करोगे l के बारे में। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो l की वैल्यू क्या होगी 1। और m बताना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उसके लिए क्या देखोगे ये py। ठीक है, py के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या है -1। तो ये हो जाएंगे तीनों सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर दिस। आपसे इसी तरीके से ही पूछेगा, कहीं दे देगा 4py, कहीं दे देगा 4pz। ठीक है, या आपको 4s मान लो ये बोल दिया, 3s बोल दिया। 3s के लिए आपसे पूछ रहा है कि बताओ तीनों क्वांटम नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो 3s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और m इसके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका पता नहीं है, तो आपसे पूछेगा नहीं। तो ये तो हो गया कि जो आपका l सबशेल है, l सबशेल को हमने कैसे आगे डिवाइड किया। अब अगर हम तीसरी को देखें, d को, जो d होती है, d के लिए l की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और इसके लिए अगर मेरे को ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी -2 2 +2। कितनी वैल्यूज आएंगी इनके बीच में, एक होगी -2 -1 0, उसके बाद आ गई +1, उसके बाद आ गई +2। कितनी वैल्यूज आई 1 2 3 4 5, यानी कि जो d है इसको आप आगे 5 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे p शेल की, p क्या है शेल है, p शेल को आगे हमने किस में डिवाइड कर दिया, इन ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से d शेल जो है, d शेल नहीं सॉरी सब शेल। ठीक है, p जो सब शेल थी उसको आगे हमने ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और जो हमारी d सब शेल है उसको आगे हम 5 के अंदर डिवाइड करेंगे। 5 कौन कौन सी होंगी, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा -L2 + L, ये आपको किस बारे में बताता है, ये बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। जितनी वैल्यूज आएंगी उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। यहां पर हमने देखा L जब 1 के इक्वल था तो 3 वैल्यूज आई थी, तो इसके ऑर्बिटल्स कितने बने 3 बने। ठीक है, यहां पर जो है L की वैल्यू 2 है, तो -2 2 +2 किया, तो यहां पर हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई। ठीक है, 5 वैल्यूज आई, यानी कि जो d सबशेल है उसके ऑर्बिटल्स कितने होंगे 5 होंगे। ठीक है, अब उन पांचों के अगर आप नाम देखोगे तो क्या नाम होते हैं, एक होता है आपका dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है आपका dx² - y², और एक होता है आपका dz²। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं d सबशेल के। ठीक है, अब इन सभी के लिए जो आपका ये वाली वैल्यूज है, कौन से ऑर्बिटल की कौन सी वैल्यू होती है, इसको आपको एज इट इज याद रखना है। तो जो आपका dxy होता है इसकी वैल्यू होती है -2, इसकी होती है -1, dzx की होती है +1, इसकी होती है +2, और dz² जो है उसकी होती है 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कहीं पर आपको लिखा मिल गया dyz जो है, dyz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है -1, dx² - y² दे दिया तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होती है +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ आ गई बात, जो कि ऑर्बिटल्स के बारे में आपको बताता है। और इस पे बेस्ड अगर हम एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे आपको कहीं पर लिखा मिला 3dxy,
3dxy दे दिया। अब इसके लिए आपको तीनों अगर क्वांटम नंबर बताने पड़े तो n जो है, n सीधा सीधा इंटीजर है, कितना है 3 है, ठीक है। l बताना है, d के लिए l क्या होता है, d के लिए l क्या होता है 2, और dxy लिखा है, dxy के लिए m की वैल्यू क्या होती है -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वांटम नंबर बता सकते हो। एक क्वांटम नंबर और रह गया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, बाकी का कल करते हैं।